इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आता है वो है जी रिस्पॉन्डेड नोटिस। यानी कि इस तरह का कोई इंसान जिसको रिस्पॉन्ड जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है और वो इस तरह के बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है जो कि टैक्सेबल है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा कि आपके जो कमिश्नर हैं वो उसको नोटिस इशू करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो दोबारा से अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करवाए या हमें कोई रिटर्न रिप्लाई दे। अगर वो ऐसा करता है तो कमिश्नर जो हैं फिर वो उनके लिए लायबल हो जाएगा कि वो उसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करें अगर वो आपको रिस्पॉन्ड कर देता है तो। डज नॉट रिस्पॉन्ड द नोटिस, और अगर ऐसा है कि जी वो इंसान आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, लाइक अगर आपको कोई लीगल नोटिस आया है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई आपकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बनती है और आप रजिस्टर करवाएं विद इन अ वीक, और अगर आप उस वीक के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कमिश्नर आपका डाटा जो होगा वो उसको सिस्टम के अंदर डलवा देगा और आपको कंपल्सरी जो है वो रजिस्टर करवा देंगे। इंटीमेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंटीमेशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो भेज दी जाएगी कि भाई आपकी जो है वो कंपलसरी एक रजिस्ट्रेशन हो गई है, आप सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर हो चुके हुए हैं, और वो आपको कोरियर सर्विस के थ्रू सेंड कर दी जाएगी ताकि वो एज अर्ली एज पॉसिबल आपके पास पहुंच जाए। कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस, जिस भी इंसान की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जाएगी उसे सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जो है मेंशन तमाम के तमाम क्लॉजेस को जो है वो उसके ऊपर पूरा होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर वो इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है जहाँ वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको अपनी प्रोडक्शन के रिकॉर्ड्स और अपनी अपीयरेंसेस करनी होगी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपने, ताकि वो प्रूव कर सके कि जितने भी उसके पास वो काम कर रहा है वो सब कुछ जो है वो लीगल है और सेल्स टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो किस हद तक एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वी हैव रॉन्गली रजिस्टर्ड, अगर कुछ इस तरह का हुआ है कि एक इंसान जो है वो लायबल ही नहीं था रजिस्टर होने के और गलती से उसको रजिस्टर कर दिया गया और उसका डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर दिया गया है, तो कमिश्नर क्या करेगा जी, ऐसी जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसको कैंसिल कर देंगे और फिर उस इंसान को जो है वो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ना ही उसको कोई डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा और ना ही कोई पेनल्टी पे करना पड़ेगी, क्योंकि ये गलती सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है, इसलिए वो कोई भी जो है वो अमाउंट मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो है वो पे नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ अ रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी जो है वो प्रॉब्लम है तो फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप नोटिफाई करेंगे चेंज इन द पर्टिकुलर्स के आपने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है कि जी मेरी जो नेम एड्रेस वगैरह या कंपनी की लोकेशन चेंज हुई है, जो भी चेंजेस हुई हैं वो आपने उनको इन्फॉर्म करनी है ताकि वो जो है 14 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर चेंज कर दी जाए। देन अलाउ चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी, पहले आप किसी और तरह का काम कर रहे थे, कोई प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर आ गए हैं, तो इसलिए आपने अगर बिजनेस की नेचर चेंज की है तो भी आप अप्लाई करेंगे कि आपकी जो है वो पर्टिकुलर्स चेंज कर दिए जाएं और आप अपनी अप्रूवल का वेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको कंप्यूटराइज सिस्टम में चेंजेस जो हैं वो ज़रूरी हैं और उसके लिए फिर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। नेक्स्ट ही मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है कमिश्नर के जो है वो अवेलेबिलिटी पे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि कमिश्नर को इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपने कंसर्न बंदा जो भी होगा उससे बता के अपनी चेंजेस जो है अपने सिस्टम के अंदर करवा सकते हैं। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, लाइक अगर आप अपने आरडी और रीजनल टैक्स ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप बड़े LTU यानी कि लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के अंदर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं क्योंकि आपका बिज़नेस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि फिर आप जिस भी जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करेंगे वहाँ के कमिश्नर टैक्स जो होंगे कमिश्नर वो आपको हैंडल करेंगे और आपकी एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करेंगे और उसी के रूल्स के अंदर फिर आप फॉलो करेंगे। और अगर आप जो है कोई भी ऐसी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं कि मुझे जो है वो RTO अपना चेंज करना है, रीजनल टैक्स ऑफिस में चेंज हो रहा है या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो फिर क्या होगा कि जो आपका कमिश्नर होगा वो बाउंड है कि आपकी एप्लीकेशन को 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपने सिस्टम जो है उसमें भेज दे, कंप्यूटराइज जो डिपार्टमेंट है, ताकि आपकी जो मॉडिफिकेशन है वो की जा सके।
और अगर कहीं ऐसा हो चुका हुआ है कि आपकी एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है तो फिर क्या होगा कि एफपीआर जो है ना आपकी डिफरेंट केसेस के अंदर लाइक एलटीयू में, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में अगर आप चले गए हैं या आपने आरटीओ चेंज किया है तो क्या करेगा वो ऑब्जर्व करने के बाद आपकी बाकी सारी कैंसिल्स कर देगा और सिर्फ एक ही जो है वो रजिस्ट्रेशन को रखेगा। डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जी कि जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स के साथ ख़त्म करना चाह रहे हो तो वो किन किन केसेस के अंदर पॉसिबल है। सबसे पहले है जी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, कि जिस बिज़नेस के अंदर जो है आप इन्वॉल्व थे वो आपको एग्जम्प्टेड था कमिश्नर की तरफ से, आपको अप्लाई कर सकते हैं कि वो डी रजिस्ट्रेशन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने खुद से इनिशिएटिव लिया है कंप्यूटराइज सिस्टम डिपार्टमेंट के पास जाके कि अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए, तो फिर आप 90 डेज़ के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी और आपके जितने ड्यूज़ होंगे वो सारे क्लियर होके तो आप डी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वन एनी वैलिड रीज़न, कि आपके पास कोई सा भी वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपकी कॉटेज इंडस्ट्री थी वो है अब नहीं चल रही, डी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या आप रिटेलर बन गए हैं, लाइक कोई भी, देयर मस्ट बी वन सॉलिड रीज़न फॉर अप्लाइंग डी रजिस्ट्रेशन। देन जी सेटिस्फाई करना चाहिए आपको कमिश्नर को, आपको जो है वो उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें आपने अपनी फाइनल रिटर्न जो है वो सबमिट करवानी है कि आपका प्रीवियसली क्या सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड चल रहा था और अब आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रीजंस क्या हैं। अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है जी डी रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले जी आपको खुद से इनिशिएटिव लेना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी डी रजिस्ट्रेशन के लिए। और सेकेंडली आप अगर डी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप अपना रिकॉर्ड सारा प्रोवाइड करेंगे ऑडिट के लिए, इंक्वायरी के लिए। और कमिश्नर जो है वो आपका बाउंड होगा कि वो 90 डेज़ के अंदर जो है वो आपको डी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करवा दें। और अगर कमिश्नर को सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ आप डी रजिस्टर्ड हो सकते हैं तो फिर क्या होगा कि वो अपने मैटर्स जो हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के क्लॉज 28 के तहत जो है वो फाइनल रिटर्न लेगा और उसके बाद सेटलमेंट वगैरह करवा के आपकी टैक्स लायबिलिटी क्लियर करवा के जो है वो LRO जो होगा यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर जो होगा वो रिकमेंड करेगा आपके चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स को कि आपकी कैंसलेशन कर दी जाए रजिस्ट्रेशन की। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि 90 डेज़ के अंदर आपको लेटर इशू करवा दिया जाएगा और जब आपकी डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि आप सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए बाउंड नहीं होंगे अगले 6 माह तक। इसीलिए जो भी अगर ऐसा होता है या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी तो फिर आपको सुना ज़रूर जाएगा कि आपको रिटर्न्स वगैरह के लिए क्यों कहा गया है। डी रजिस्ट्रेशन के कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, उनमें सबसे पहले हो सकता है जी आपको अपना टैक्स रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सेल्स टैक्स की वजह से आप जो है वो अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते इनपुट टैक्स को, और ना ही आप क्लेम कर सकते हैं जी ज़ीरो रेटेड बेसिस जो है, और ना ही आपका सेल्स टैक्स अकाउंट होगा कि जहाँ पे आपको स्टॉक्स और एसेट्स इन हैंड रखना पड़ेंगे। ओके जी, अब देखते हैं कि अगर आपके पास स्टॉक्स है डी रजिस्ट्रेशन के वक्त तो उसके बाद क्या होगा कि लेट सपोज अगर आपके पास स्टॉक है और आपने सेल्स टैक्स में डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको अपना स्टॉक उसी वक्त जो है वो सारा कुछ क्लोज करना होगा, या फिर आप जो है ट्रांसफरिंग बिजनेस कर सकते हैं उनको इन कंसर्न्स के लिए, या लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का चेंज हो सकता है। अगर आपके जो है वो आपने अपना वाइंड अप कर दिया बिजनेस, या फिर आपने अपने एसेट और स्टॉक्स वगैरह जो हैं वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेंड कर दिए हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर आपने जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है उसको दिए हैं, उसको आपने सेल आउट किए हैं या दिए हैं, तो फिर क्या होगा कि जो आपका सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट होगा वो पहले ही इसमें से जो है वो सेल्स टैक्स जनरेट कर लेगा। नेक्स्ट इज सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग का रजिस्टर्ड पर्सन, कि आप कब जो है वो ब्लैक लिस्ट करते हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो सेक्शन 21 से का 2 से 4 तक रूल 12 जो है वो डिफ़ाइन करता है कि कमिश्नर के पास राइट होता है कि वो ब्लैक लिस्ट कर सकता है किसी भी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को, या उसको सस्पेंड कर सकता है अगर उसको फील हो और उसके पास एविडेंस हो इनफैक्ट कि जी या तो वो टैक्स फ्रॉड के अंदर जो है वो शामिल है या वो एवेडेड टैक्स कर रहा है कि टैक्स को अवॉइड कर रहा है, या वो फेल हो गया है अपने टैक्स ड्यूज़ जो है वो पे करने के अंदर अंदर जितनी भी उसकी सप्लाईज थी उसका कोई रिकॉर्ड उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो इन सूरतों के अंदर फिर क्या होगा कि जो आपके कमिश्नर इनकम टैक्स है वो एक इंक्वायरी सेटिंग करेंगे कि इंक्वायर करेंगे
कि रादर ये जो बंदा है वाकई ब्लैक लिस्ट होने के लायक है या नहीं है। जब ऐसा हो कि वो ब्लैक लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है, तो फिर क्या होगा कि उसकी टैक्स इनवॉइसेस वगैरह वो सारा कुछ चेक किए जाएंगे, उसको कोई भी इनपुट टैक्स रिफंड नहीं होगा और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो फिर FPR जो आपको कंसर्न कमिश्नर ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, उसको कंप्यूटराइज में उसका डाटा जो है वो एंटर कर देंगे और उसके अलावा जो है वो इशूज़ कर देंगे उसको इनवॉइसेस वगैरह, उसकी फ्लाइंग इनवॉइसेस, और उसको फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर क्लेम करेंगे। लेकिन यह है कि फिजिकली एग्जिस्ट अगर नहीं करी कोई इस तरह की चीज़ें या उसका कोई बेसिस ही नहीं है जिसकी बेसिस पे वो आपसे इनपुट टैक्स रिटर्न जो है वो ले ही जा रहा है, या किसी वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व तो नहीं हो गया हुआ, तो फिर क्या होगा कि जो आपकी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कमिश्नर जो हैं वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन फिर उसके खिलाफ जो है वो लेंगे। प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा कि जी जब आपने ब्लैक लिस्ट करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि जी इस प्रोसीजर के लिए बेसिकली आपके जो LTU हैं, लीगल टैक्स यूनिट हैं आपके, वो और RTOs जो हैं आपके वो आपकी हेल्प आउट करते हैं। और आप क्या करते हैं कि सबसे पहले कमिश्नर क्या कहता है, कमिश्नर बाउंड नहीं है कि जी वो नोटिस भेजे, वो उनकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देगा। जितने उनके पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज होंगी, अगर उसने ले लिया हुआ फेक इन्वॉइसेस वगैरह दी हुई हैं, वो सब कुछ देखेंगे। इस और कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि बेसिस क्या हैं कि वो इसकी कैंसिलेशन कर दें कि जी जो परमानेंट या रेजिडेंस का उन्होंने एड्रेस अवेलेबल दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना बताया हुआ है वो वहाँ पर रहता ही ना हो, या उसने रिफ्यूज़ कर दिया हो अपनी रजिस्टर्ड वगैरह के लिए सबमिशन के लिए, एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है उनकी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इनपुट उन्होंने ले लिया हुआ है, या क्या कर रहे हैं कि वो बार बार परचेजेस करी जा रही हैं, सप्लाईज ब्लैक लिस्ट हैं या सस्पेंडेड पर्सन हैं, या वो सेल्स टैक्स जमा ही नहीं करवाते हैं और रिकमेंडेशन हैं जी कमिश्नर की इसके हवाले से। तो फिर अगर इनमें से कोई सा भी ऐसा रीज़न होगा तो कमिश्नर जो है वो स्पेसिफाई करेंगे और उसको जो है वो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो आपके कंसर्न रजिस्टर्ड पर्सन होंगे वो क्या करेंगे कि आपके LTU के अंदर होने चाहिए, RTOs के अंदर, FPR कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो बंदा होना चाहिए। तो स्टार कंप्यूटर सिस्टम यानी कि जी ये इस तरह का जो है वो सेल्स टैक्स का रिलीफ का सिस्टम होता है। उस सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर इसकी एंट्री हो या कस्टम विंग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनकी एंट्रीज हो, तो फिर अगर जो है वो सेल्स टैक्स पर्सन जो है उसने 6 माह से कोई भी सेल्स टैक्स जमा ही नहीं करवाया तो बगैर किसी नोटिफिकेशन के उसकी जो है वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगी। यानी कि ये सारे ऊपर मेंशन जो सिस्टम्स हैं, डाटा वेब्स हैं जहाँ पे अवेलेबल होता है एक रजिस्टर्ड पर्सन का डाटा, यहाँ से कैंसलेशन हो सकती है। या फिर इस तरह का कोई बाहर है या सप्लायर वगैरह हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई है, तो कमिश्नर क्या करेंगे, इंटीमेट लेटर लिखेंगे चीफ कमिश्नर को कंसर्न्ड LTU RTO से, उनको फैक्ट्स बताएंगे, उनको रीजनिंग बताएंगे कि जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो इनकी सस्पेंशन की जाएगी और इनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। और जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है एक कैंसलेशन का या एक ब्लैक लिस्टिंग के लिए, तो फिर क्या होता है कि वो जो पर्सन होगा उसको कोई भी टैक्स इनपुट टैक्स की रिलीफ नहीं मिलेगी, उसकी इन्वॉइसेस जितनी इशूड हुई होंगी वो उसकी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, उसका कोई भी क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और 7 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो इशुएंस के कमिश्नर जो है वो लायबल होंगे कि वो इसको रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के थ्रू उसको जो है वो भेज दें, वो जो भी लेटर इशू होगा उसका। नोटिस जो है आपका जो है वो ब्लैक लिस्ट का उसके पास 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो उसके पास चले जाना चाहिए, या उसका कोई रिस्पांस ना आ रहा हो, उसका कोई शो कॉस्ट नोटिस का उसने कोई जवाब नहीं दिया और जो बंदा है उसका रिकॉर्ड ही प्रोवाइडेड नहीं है, और पर्सन इस तरह का है जी वो बंदा बिज़नेस रिकॉर्ड उसके पास नहीं है, उसकी प्रेमिसेस ही कोई नहीं है, बिज़नेस की हदूद ही नहीं है, या उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कमिश्नर की तरफ से स्पेसिफाई बातों के ऊपर नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो आपकी सस्पेंडेड पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है आपके एड्रेसेस के ऊपर। तो जो फिर क्या होगा, नोटिस वगैरह जो हैं वो बोर्ड LTO वगैरह के ऊपर फिक्स कर दिए जाएंगे, वहाँ लगा दिए जाएंगे उनके ऑफिस के अंदर कि ये डिफ़ॉल्टर है, ब्लैक लिस्ट बंदा है। और अगर आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाते हैं तो वाइड बी इनिशिएटिव रेफर्ड, तो अगर आपको शोकेस नोटिस इशू हो गया है तो विदिन 7 डेज़ आपकी सस्पेंशन ऑर्डर क्या हो सकते हैं। कमिश्नर जो है वो सोच सकता है, वो रिवोक कर सकते हैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन सेटिस्फाई कर देता है उनके बेसिस को
कि वो रिप्लाई करता है। लाइक अगर कोई इस तरह का बंदा है, आपने उसको नोटिस किया है कि भाई आप उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, लेकिन उसके पास एविडेंस है, तो फिर कमिश्नर क्या कर सकते हैं कि जी वो अपने डिसीजन को रिवर्ट कर सकते हैं, वो उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे। बट अगर वो आगे से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, लाइक अभी हमने जितने भी क्लॉजेस पढ़े हैं, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर जो है उस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उसकी सारी एक्टिविटीज़, उसको कोई भी टैक्स इनपुट रिटर्न वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये था जी डी रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में और ब्लैक लिस्ट वगैरह के बारे में। थैंक यू वेरी मच।